गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त ढंग से लगे होंगे। तो जैसा कि हम लोग प्रतिदिन साइंस का टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं और साइंस के टेस्ट सीरीज में आज हम लोगों का टेस्ट नंबर 9 है। तो उम्मीद करते हैं कि पिछले आपको जितने सारे टेस्ट आपको करवाए गए हैं, या साइंस का हो या मैथ का हो, आपको जो भी प्रैक्टिस करवाया गया है आप अच्छे ढंग से समझे होंगे। उन सारे क्वेश्चन को आप रिवीजन भी किए होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं हम। तो अपने नंबर को बढ़ाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसे टेस्ट सीरीज का लाभ मिलता रहे। आपको एक और इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं कि यहाँ पर आपको जितने सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे, वो सारे हो सकता है कि आपके संभावित प्रश्न बन जाए, या तो हो सकते हैं कि आपको एज इट इज क्वेश्चन उसी से मिल जाए। तो आप लेक्चर को अच्छे ढंग से ध्यान से नोट कीजिएगा और साथ ही साथ समझने का भी प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपनी टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और आप पेन पेपर लेकर अपने टेस्ट को अच्छे ढंग से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए, तो आज का क्वेश्चन है हमारा, यूरो द्वितीय का संबंध है। यूरो द्वितीय का संबंध है किससे? सबसे पहला प्रश्न है कि यूरो द्वितीय का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से है, मृदा प्रदूषण से है, जल प्रदूषण से है, या इनमें से किसी से भी नहीं है? आप उत्तर लगाएंगे, किसके साथ आप जाना चाहते हैं? चल देखिए, अगर बात की जाए यूरो द्वितीय का संबंध, तो ये हमारा वायु प्रदूषण से है। किससे है? वायु प्रदूषण से है। ये यूरोपीय संघ का एक वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक संस्था बनाई गई है, यूरो द्वितीय, जो अपने मानक के अनुसार वायु प्रदूषण का मानक तैयार किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि यूरोपीय संघ के द्वारा यूरो द्वितीय क्या किया गया है, एक संगठन को स्टार्ट किया गया है जो वायु प्रदूषण से संबंधित है। दूसरी अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 1996 में। इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? यूरोपीय संघ के द्वारा। इसी तरीका से मृदा प्रदूषण का संबंध आप समझ सकते हैं कि मृदा प्रदूषण है तो इसका मतलब है कि मिट्टी से संबंधित ये प्रदूषण है। जल प्रदूषण यानी जल से संबंधित प्रदूषण है। तो ये सारे आप चीज को अच्छे ढंग से छांट सकते हैं कि मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण यानी जल से, मृदा प्रदूषण मृदा से, वायु प्रदूषण का संबंध है यूरिय द्वितीय से। बात क्लियर है? चल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। यानी जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करने का कार्य कौन करता है? कांच की सिल्ली, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, या प्रिज्म के द्वारा ऐसी घटना होती है। आप किसके साथ उत्तर लगाना चाहेंगे? देखिए मेरे भाई, आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि वर्ण विक्षेपण, वर्ण का अर्थ होता है रंग, वर्ण का अर्थ होता है रंग, और विक्षेपण का अर्थ होता है बटना। यानी रंगों में बटना ही क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कितने रंगों में? तो ये 7 रंगों में बट जाते हैं, 7 रंगों में बट जाते हैं। और ये किसके कारण होता है? तो देखें, गोलीय दर्पण, दर्पण का कार्य होता है परावर्तन करना। गोलीय दर्पण का काम है परावर्तन करना। समतल दर्पण का भी कार्य है परावर्तन करने का। कांच की सिल्ली में परावर्तन और अपवर्तन दोनों देखे जाते हैं। कांच की जो सिल्ली है इसमें अपवर्तन वाली घटना होती है। कौन सी घटना होती है? अपवर्तन वाली घटना कांच की सिल्ली में होती है। तो यहाँ एक ही ऑप्शन हमारा बचा प्रिज्म। जब हम प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, जब हम प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, तो जैसे ये हमारा रहा प्रिज्म, इस प्रिज्म से जब हमने श्वेत प्रकाश को गुजारा तो ये अपवर्तन कुछ होगा, और अपवर्तन होने के बाद ये लगभग 7 रंगों में बट जाएंगे। कितने रंगों में? ये 7 रंगों में बट जाएंगे। सबसे ऊपर में रेड होगा, उसके बाद ऑरेंज होगा,
आप समझिए, हम ऐसे ही लिख देते हैं। ऐसे ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया और वैलेट हो गया। यानी कि जब हम प्रिज्म से जब हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये कितने भागों में बँट जाता है? 7 भागों में बँट जाता है मेरे भाई। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि सबसे कम विचलन लाल कलर का होता है और सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो आप कहेंगे कि ब्लू, यानी कि ब्लू नहीं, आप बैंगनी, वायलेट है यानी बैंगनी कलर का होता है और सबसे कम होता है लाल कलर का। तो लाल कलर का विचलन जो होता है वो सबसे कम। विचलन का अर्थ होता है मेरे भाई कि वो अपनी दिशा से कितना ज़्यादा भटक गया है, यानी अपनी दिशा से भटकना ही विचलन कहलाता है। जैसे हम सीधे जा रहे थे, अपने रास्ते से भटक गए, तो यही हमारा विचलन कहलाता है। हम जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, भटक गए, तो ये हमारा विचलन कहलाया। तो विचलन जो होता है सबसे कम होता है रेड कलर का, यानी सबसे कम विचलित होता है अपने पथ से, और सबसे अधिक विचलित होता है अपने पथ से बैंगनी कलर का। और यहीं पर अगर हम आपकी बात को और भी स्पष्ट कर दें, तो इस बात को और भी ध्यान रखिएगा अच्छे ढंग से, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी बनाए जा सकते हैं, कि लाल कलर जो होता है इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, और बैंगनी जो होता है इसका तरंग दैर्ध्य कम होता है। यानी कि इसका वेवलेंथ बैंगनी कलर का कम होगा और रेड कलर का वेवलेंथ अधिक होगा, जिस वजह से खतरे की जो निशानी बनाई जाती है, खतरे के पहचान के लिए हमेशा लाल कलर का इस्तेमाल किया जाता है। खतरे की पहचान के लिए, खतरे के संकेत के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो आप कहेंगे कि लाल कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे बच्चे, आप समझ गए होंगे कि एक प्रश्न से आपके कितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं, और ये सारा का सारा आप अच्छे ढंग से नोट कर लेंगे। चल, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। यानी जो हमारा सूर्य की रोशनी है, सूर्य में कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करेगा? वो कौन सी युक्ति है? तो कह रहा है डेनियल सेल है, लेक्लांसे सेल है, या सौर सेल है, या इनमें से कोई नहीं। आज के सेट का सबसे सिंपल क्वेश्चन आपका यही है। उम्मीद करते हैं कि आप लगा लिए होंगे। हमें इसका 100% उत्तर आप लगाए होंगे सौर सेल, मुझे मालूम है आपको अच्छा लगा होगा। लगाकर आपके 1 नंबर अवश्य मिलेंगे। तो सौर सेल आपका क्या है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अब इस बात को और भी ध्यान रखिएगा कि जो डेनियल सेल होता है, डेनियल सेल में आप ध्यान रखिएगा कि इसकी खोज करने वाले ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक ने इनका खोज किया था, डेनियल सेल का। और इसका जो वोल्टेज होता है 1.1 वोल्ट का ये बैटरी होते हैं। इसी में आप और भी बातें ध्यान रखिएगा कि जो इसका प्लेट होता है, यानी जो आपका एनोड होता है और जो इसका कैथोड होता है, एनोड और कैथोड, एनोड पर कौन सा, ये भी पूछा जा सकता है कि एनोड की जो रॉड होती है वो किसकी बनी होती है और कैथोड का रॉड किसका बना होता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि एनोड का जो रॉड होता है वो जिंक का बना होता है। किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। और कैथोड का जो रॉड होता है वो कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है? कॉपर, यानी कि तांबा का बना होता है।
तो इतने सारे प्रश्न आपको डेनियल सेल से याद रखना है। हालांकि लेक लांसे सेल का भी आपको हम बता सकते हैं कि ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ पर कार्बन का रोड और साथ ही साथ कॉपर का रोड का इस्तेमाल किया जाता, जिंक का रोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको जैसे जैसे और भी प्रश्न आएंगे वैसे वैसे आपको ये सारी चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। फिर भी आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि लेक लांसे सेल के बारे में पढ़ लें, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। चल अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है? निम्नांकित में से कौन सा प्रबल क्षारक है? NaOH, CuOH का होल ट्वाइस है, NH4OH है और MgOH का होल ट्वाइस है। ये हमारा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है। ये हमारा कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड है। ये हमारा अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड है। और इसी तरीका से अगर बात किया जाए तो ये मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो इसमें सबसे ज्यादा पीएच किसका वैल्यू होता है आपको ये बताना है। आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू किसका होता है, यानी प्रबल क्षार। प्रबल क्षार का अर्थ ही हुआ कि सबसे अधिक पीएच वैल्यू किसका होगा। चल देखिए, अगर सबसे अधिक प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की हम थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं ताकि आप अच्छे ढंग से समझ जाए, क्योंकि आपने साल भर पढ़ाई किए नहीं है तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से कुछ मदद हो जाए। चल देखिए, जैसे ये हमारा क्या है, एक पीएच स्केल है। पीएच स्केल पर हम जीरो से लेकर 14 तक के अंकों को डिनोट करते हैं। यहाँ पर एक बीचों बीच 7 अंक को मार्क किया जाता है जिसको हम उदासीन कहते हैं, इसको उदासीन वैल्यू कहते हैं। 0 और 7 के बीच में एक पॉइंट होता है 3.5 और 7 से लेकर 14 के बीच अगर बात की जाए तो 10.5। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको। देखिए 3.55 के डिफरेंस पे है सारा चीज। ये जितने सारे आपका पीएच वैल्यू बांटे गए हैं वो सारा का सारा 3.5 के मल्टीपल में है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि 7 से जैसे जैसे हम 0 की ओर आते हैं तो ये हमारा अम्लीयता को दिखाता है। क्या दिखाता है? अम्लीयता को दिखाता है। और जैसे जैसे हम 7 से 14 की ओर जाते हैं तो ये हमारा क्षारीयता को दिखाता है। किसको दिखाता है? क्षारीयता का। यानी कि जैसे जैसे हम 7 से कम वाले वैल्यू की ओर जाएंगे तो वो अम्लीयपन होगा, और जैसे जैसे हम 7 से 14 की ओर जाएंगे तो वो उसका नेचर, उस पदार्थ का नेचर क्षारीयपन का होगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी और पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि दुर्बल क्षार क्या होता है, प्रबल क्षार। 0 से लेकर 3.5 के बीच जो होता है इसको हम बोलते हैं कि प्रबल अम्ल है, इसको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। इसी तरीका से इसी तरीका से आप कह सकते हैं कि 3.5 से लेकर 7 के बीच अगर देखा जाए तो इसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं, इसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। और इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो 7 से लेकर अगर 10.5 के बीच जाया जाए तो इसको भी हम दुर्बल अम्ल कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं, अम्ल नहीं, दुर्बल क्षार कहते हैं। और जैसे जैसे हम 10.5 से आगे की ओर बढ़ते हैं, 10.5 से आगे की ओर 14 की ओर बढ़ते हैं तो इसको हम कहते हैं कि प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है। तो यहाँ पर आपको प्रबल, दुर्बल अम्ल और प्रबल और क्षार थी, प्रबल और आपको दुर्बल क्षार क्या होता है ये सारे चीज आपको पता चल गए होंगे। तो हमसे पूछा गया कि प्रबल क्षार कौन है, यानी कि हमें बताना है कि किसका वैल्यू 7 से अधिक और 14 के करीब में है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि NaOH का पीएच वैल्यू लगभग 12 होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का वैल्यू लगभग 7 और 8 के बीच होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी वैल्यू 8 से लेकर आप कह सकते हैं कि 9 के बीच,
और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वैल्यू आप ध्यान रखेंगे कि 10 होता है। कितना होता है? 10। हालांकि इसको थोड़ा सा आप और भी सुधार लेंगे। क्यों? देखिए, इसको आप 7 से 8.5 कर लें, 7 से 8.5 कर लीजिए। हालांकि इन दोनों से प्रश्न आने वाले नहीं है, आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों से प्रश्न आएगा। तो NaOH जो है इसका पीएच वैल्यू सर्वाधिक है, इस वजह से हम अपने कौन से उत्तर के साथ जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात की जाए तो इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। यही हमारा इनो जो होता है, इनो में इसको शामिल किया जाता है। ये क्या काम करता है? तो अम्लीयता को दूर करता है। पेट की जो अम्लीयता है इसको दूर करने का प्रयास करता है। अम्लीयता को दूर करने का प्रयास, अम्लीयता को दूर करता है। ठीक है, ये सारी बात आपको क्लियर हो गए कि जब हमें अम्लीय हो जाता है, अम्लीयपन हमारे शरीर में बढ़ जाता है, पेट में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिक हो जाते हैं, तो उसके लिए हम कम करने के लिए हम क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी इनो लाते हैं और उसको पी लेते हैं। अगर कभी भी आपके घर में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ना हो, इनो ना हो और आपको एसिडिटी वाली समस्या हो रही है, HCl अधिक हो रहा है, तो आप खाने वाले सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने वाला सोडा का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि खाने वाले सोडा से भी आपका जो अम्लीयपन है वो दूर होता है, क्योंकि खाने वाला सोडा का पीएच वैल्यू जो होते हैं वो भी लगभग 10 के आसपास होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और अगला है आपका H2O2। तो क्या होंगे आप बताएंगे? क्या होगा बताइए? इसको हमने कहा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ये हमारा जल का रासायनिक सूत्र है। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये सारे चीज को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपको पूछा गया कि रासायनिक सूत्र बताना है किसको? तो शुष्क बर्फ का। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कि इसका रासायनिक सूत्र होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 को हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा क्या कि शादी ब्याह में या फिल्मों में आपने देखा होगा कि नायक नायिका जो होते हैं उनके पीछे से कुछ धुएं की तरह निकलते हैं। आपने देखा है कभी कि जो आपका हीरो हीरोइन होता है यानी नायक नायिका जो होते हैं, या आप किसी शादी ब्याह में आप अगर गए होंगे तो वहां पर देखे होंगे कि स्टेज पर पूरी तरीके से धुआं की तरफ फैल जाता है। तो वो भाई धुआं नहीं होता है, फॉग नहीं होता है, कुहासा वगैरह कुछ नहीं होता है, वो शुष्क बर्फ होता है। वो क्या होता है? शुष्क बर्फ होता है। और उसी शुष्क बर्फ को थोड़ा सा पानी में डालने पर वो क्या हो जाते हैं? तो धुआं की तरह निकलना शुरू हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ये जहरीली गैस है। ये क्या है? जहरीली गैस है, जहरीली गैस है। गाड़ियों के गाड़ियों से निकलती है ये गैस, ठीक है। या आप किसी कार्बनिक पदार्थ को जलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ को अगर जलाते हैं तो भी उससे कौन सा प्रदूषण होगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाली प्रदूषण होती है। इस बात को ध्यान रखें। इसी वजह से कहा जाता है कि बंद कमरे में कभी भी दिए जलाकर या लकड़ी जलाकर, या आप जो मच्छर मारने वाली जो
आपकी क्या कहते हैं अगरबत्ती होती है, उसको कभी भी जलाकर नहीं सोना चाहिए। मैक्सो हो गया, मोर्टीन हो गया, इन सभी को कभी भी जलाकर नहीं सोइएगा, क्योंकि उससे जो प्रदूषण होता है वो कौन-सी जलने पर गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड में जाकर हमारे क्या करते हैं, तो फेफड़ा को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं लेने देता और जिसके कारण हमें मृत्यु हो जाती है दम घुटने से। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन-सा है? हमने कइयों बार इसके बारे में बताया है जब हमने हार्मोन, आप अगर अच्छे ढंग से हमारे लेक्चर को आप कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान और झुनझुना की तरह लग रहा होगा, क्योंकि ऐसा हमने पहले भी पढ़ाया है और सारे हार्मोन के बारे में हमने बताया है। देखिए, पहला ऑप्शन है एथिलीन, दूसरा है ऑक्सिन और तीसरा है जिब्रेलिन और चौथा है साइटोकाइनिन। तो कौन-सा हार्मोन है जो फल को पका देता है? तो फल पकाने वाले हार्मोन के बारे में आपको बताना है। देखिए, साइटोकाइनिन का कार्य क्या होता है? तो कोशिका विभाजन करने का। कोशिका विभाजन का काम किसका होता है? तो आप कहेंगे कि कोशिका विभाजन करने का काम होता है साइटोकाइनिन का। जिब्रेलिन का काम होता है, ये कह सकते हैं कि वृद्धि करने का काम करता है। किसका? वृद्धि। और कैसा वृद्धि होता है? तो पार्श्व वृद्धि। इसी तरीका से ऑक्जिन हार्मोन होता है। ऑक्जिन हार्मोन को हम कहते हैं, ये जैसे-जैसे सूर्य की, हालाँकि ये भी सूर्य की तरफ पौधे को गति देता है, पौधे को गति देता है, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा कि सूरजमुखी का जो फूल होता है, वो जैसे-जैसे सूरज अपनी दिशा बदलती है, वैसे-वैसे सूरजमुखी का जो फूल होता है, वो भी अपनी दिशा को बदलते रहता है, सूरज की ओर ही वो घूमते रहता है। इसी वजह से उसका नाम भी पड़ा है सूरजमुखी, यानी हमेशा उसका मुख सूरज की ओर होता है। तो सूरज की तरफ पौधे को घूमने के लिए कौन सहायता करता है? तो ऑक्सिन हार्मोन करता है। हालाँकि ये लंबाई में भी वृद्धि करता है, लंबाई वृद्धि का भी काम करता है। इसी तरीका से एथिलीन, ध्यान रखिएगा कि ये फलों को पकाने के लिए, फलों को पकाने वाली हार्मोन है और ये फलों को पकाने वाला कृत्रिम है। ये क्या है? कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक हार्मोन है, प्राकृतिक हार्मोन है। आपने देखा होगा कि कोई भी फल ऑटोमेटिक अपने आप रूपी फल पक जाते हैं, वो किसके वजह से? एथिलीन की वजह से। और ये हमारा प्राकृतिक हार्मोन है। लेकिन फलों को पकाने के लिए हम लोग एक कृत्रिम केमिकल का यूज़ करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं फल को पकाने के लिए। तो वो होता क्या है? तो वो एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन। एसिटिलीन का काम भी होता है फलों को पकाने में, फलों को पकाने में, और फलों को पकाने में ये कार्य करता है। और ये एसिटिलीन जो होता है, ये मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि ये कृत्रिम है। और कृत्रिम कहने का मतलब है कि मानव निर्मित है, मानव निर्मित है, यानी मानव के द्वारा इसको बनाया गया है फलों को पकाने के लिए। बात स्पष्ट है? बोलिए, बातें स्पष्ट है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता है, एक मृत जीवी है, एक परजीवी है, एक स्वपोषी है और एक शैवाल है। क्या है? गोबर छत्ता क्या है? बताइए। देखिए, अगर बात की जाए गोबर छत्ता की, तो गोबर छत्ता एक प्रकार का कवक है, एक प्रकार का कवक है। इसी को गोबर छत्ता आप कह दो, या इसी में आपने मशरूम भी देखा होगा। मशरूम आपने खाया होगा, बटन मशरूम आपने मार्केट से 45 रुपए, 40 रुपए, 35 रुपए के पैकेट देते हैं। तो वो मशरूम होता है, वो भी क्या है? एक प्रकार का कवक है। या कवक की और भी बात की जाए तो आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में किसी बेंच के ऊपर, यानी जो बेंच रखे होते हैं या लकड़ी होते हैं, या आपने देखा होगा कि जैसे रोटियाँ होती है, रोटियाँ पर जम जाते हैं, रोटियाँ पर फफूंद की तरह जम जाता है, वो भी क्या है? फफूंद जो है वो क्या है? कवक है। तो कह रहा है कि गोबर छत्ता है क्या? मृतजीवी। मृतजीवी का अर्थ होता है कि मरे हुए जीव पर वो अपना पोषण प्राप्त करके जीवित रहता है। यानी कि जो मरे हुए जीव होते हैं उन पर ये उत्पन्न होता है, उन पर ये रहकर
खुद पोषण प्राप्त करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि मृतजीवी हैं। परजीवी का अर्थ होता है कि जो दूसरे जीव पर तो है आश्रित, लेकिन उनको नुकसान पहुँचा रहा है। जैसे अमर बेल, अमर बेल आपने देखा होगा कि किसी पेड़ के ऊपर पूरी तरीक़ा से छाप लेता है, लतर की तरह होता है और वो पेड़ को पूरी तरीक़ा से सुखा देता है, तो वो क्या है? परजीवी है। या मच्छर आपने देखा होगा कि मच्छर हमारे शरीर पर ही रहकर वो जीवित है। हम लोगों के शरीर से क्या करता है? तो ब्लड लेकर जीवित रहता है और साथ ही साथ वो ब्लड लेता है तो अपने साथ वो हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया को भी छोड़ देता है, कुछ प्रोटोजोआ को भी छोड़ देता है, जिसके वजह से हमें रोग भी उत्पन्न होते हैं। तो परजीवी का अर्थ हुआ कि दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं और उसको नुकसान भी पहुँचाते हैं। स्वपोषी का अर्थ क्या हुआ? तो स्वपोषी का अर्थ होता है कि जो खुद पर डिपेंड है, जो खुद पर डिपेंड है उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़-पौधे, पेड़-पौधे जो होते हैं वो कैसे जीव हैं? तो आप कहेंगे स्वपोषी हैं। परजीवी में आप ध्यान रखेंगे कि अमरबेल होता है, अमरबेल होता है। इसी को हम लोग कसकटा के नाम से भी जानते हैं। हम हिंदी में ही लिख देते हैं कसकटा के नाम से भी जानते हैं। या मच्छर हो गया, मच्छर भी एक तरह का क्या है? परजीवी है। मनुष्य भी क्या है? एक परजीवी है, लेकिन वो सहजीवी की तरह है। वो क्या है? सहजीवी, यानी साथ रहकर किसी को नुकसान ना पहुँचाए, उसी को सहजीवी कहते हैं। शैवाल आपने देखा होगा कि हरे कलर का होता है, शैवाल आपने देखा होगा। तो यहाँ पर गोबर-छत्ता जो होता है वो मृत चीज़ों पर जीवित रहता है। तो इसका सही आंसर होगा एक, मृतजीवी है। मशरूम हो गया या गोबर-छत्ता हो गया, वो क्या है? तो आप कहेंगे कि मृतजीवी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ओज़ोन का आणविक सूत्र है। आपको मेरे भाई हमने बताया था कि ओज़ोन का सूत्र आपको अच्छे ढंग से ध्यान रखना है, कहीं न कहीं ये क्वेश्चन पूछे जाएँगे और देखिए क्वेश्चन पूछ दिया गया। ये सभी के सभी संभावित प्रश्न भी बन सकते हैं और हो सकता है कि सारे का सारा प्रश्न यहीं से आपको मिल जाए। देखिए, ओज़ोन का अगर आणविक सूत्र की बात की जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओज़ोन का निर्माण करता है, तो इस वजह से ओज़ोन का रासायनिक सूत्र O3 होते हैं। ओज़ोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। बात क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवक में पोषण की कौन-सी विधि होती है? अभी-अभी आपने पढ़ा है, सीखा है, जाना है कि कवक में कौन-सी पोषण की विधि होती है। अब इसमें तो हमें नहीं लगता कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता है। तो आप सीधे से उत्तर गोबर-छत्ता एक प्रकार का कवक था और कवक ही क्या है? मृतजीवी पोषण का एक विधि है। यहाँ पर एक समभोजी आया है। समभोजी का अर्थ होता है कि हम एक जटिल भोजन करते हैं और उसके अंदर, यानी हमारे शरीर के अंदर जाकर वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स में टूटकर, छोटे-छोटे अणुओं में टूटकर, वो हमारे कोशिका के लायक बनकर भोजन का डाइजेशन होता है और उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, तो उसको हम कहते हैं कि समभोजी है। एक सरल भाषा में समझा जाए तो हम जटिल भोजन करते हैं और जटिल भोजन को सरल भोजन में तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यही विधि जो है समभोजी है। और मनुष्य जो होता है, मनुष्य या आप कह दीजिए जानवर हो गया, जानवर में आप कह सकते हैं कि शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, लोमड़ी हो गया, कुत्ता हो गया, ये सारे चीज़ समभोजी के एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यानी जो हमारा ये वायुमंडल है, इस वायुमंडल में आपको हमने बताया है कि 3 हैं। उसको हम मिलाकर पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, ये तीनों मिलाकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात की जाए तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो है कि जलमंडल से और एक है स्थलमंडल से और एक है आपका, हम कह सकते हैं वायुमंडल से। या कहने का अर्थ है कि इन तीनों मंडल में जीव जीवित रहते हैं। जीवों का जो अस्तित्व है इन्हीं तीनों मंडल में है। जलमंडल में जल में जीव है, मगरमच्छ है, बिच्छी है, बिच्छी कह रहे हैं, मगरमच्छ है आपका, कछुआ हो गया, शार्क हो गया, व्हेल हो गया, बहुत सारे जीव हैं। स्थल मंडल में हम लोग हो गए, बहुत तरह के जीव, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली सब हो गया। वायुमंडल में जीवाणु हो गया,
उस बहुत सारे हो गए जीव। तो वायुमंडल में भी बहुत सारे जीव होते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस तरीका से होता है, आपसे पूछा गया है। एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, बहुदिशीय होता है या चक्रीय होता है, कैसे होता है? देखिए, अगर आप मेरे भाई इसको अच्छे ढंग से समझ जाए तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि जैसे ये हमारा बादल है, ये क्या है? बादल है। और ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, ये सन हो गया और ये हमारा बादल हो गया। ठीक है, ये बादल हो गया। ये हमारे पृथ्वी हैं, ये हमारे पृथ्वी हैं। पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, हमने माना कोई जीव जंतु है इस तरीका से, हाथी घोड़ा, आप समझे। इस तरीका से कोई भी जीव हो सकता है। आप कमेंट बिल्कुल ना करें, हमें कोई भी फिगर बनानी नहीं आती, इस वजह से आप समझेंगे। तो यहाँ पर समझिए कि यहाँ से होगा क्या, यहाँ पर थोड़ा सा हम पेड़ पौधे भी बना लेते हैं। जैसे पेड़ पौधा ग्रीन कलर का होता है तो ग्रीन कलर बना लेते हैं। चलिए, ये हो गया पेड़ पौधा। पेड़ पौधा हो गया, इस बात को समझे। होगा क्या कि ऊपर से बारिश होगा, वर्षा होगा, ऊपर से वर्षा होगा, वर्षा हुआ, यहाँ से सूर्य की प्रकाश होगी, सूर्य का रोशनी मिलेगा। तो भोजन ये किसके द्वारा बनेगा? तो आप कहेंगे कि भोजन जो होगा ये पेड़ पौधे स्वयं बनाएंगे, यानी कि पेड़ पौधे के द्वारा भोजन बनाया गया, पेड़ पौधे के द्वारा भोजन बना। ठीक है, अब ये पेड़ पौधे भोजन हुआ तो ये भोजन को पेड़ पौधे को खाएगा। पेड़ पौधा में ऊर्जा संचित हुआ, क्योंकि सूर्य का ऊर्जा जो है वो किस में आ गया? पेड़ पौधे में आ गया। और पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधे को खाने वाला कौन होगा? तो आप कहेंगे कि जैसे टिड्डा हो गया, टिड्डा कह सकते हैं, खरगोश कह सकते हैं, जो भी आप कहिए, खरगोश हमने माना। इस खरगोश को खाने वाला कोई ना कोई होगा, तो खाने वाला हमने माना कि शेर है। अब इस शेर का भी क्या होगा? शेर भी मरेगा। तो शेर मरेगा तो मरने पर इस शेर का जो शरीर होगा वो भी क्या होगा? डिकम्पोज यानी सड़ेगा। शेर भी क्या होगा? सड़ेगा। और इस सड़े हुए चीज को बैक्टीरिया खाएंगे। कौन खाएगा? बैक्टीरिया खाएगा। और बैक्टीरिया खाएगा और इसको पुनः मिट्टी में मिला देगा। किसमें मिला देगा? मिट्टी में मिला देगा। और मिट्टी से पुनः ये पेड़ पौधे को ले जाएगा। मिट्टी से फिर यही ऊर्जा किसे मिलेगा? पेड़ पौधे को। तो अब हमारी बातों को आप अच्छे ढंग से समझे। सूर्य से ऊर्जा आया, ऊर्जा से भोजन बनाया पेड़ पौधा, पेड़ पौधा को खाया खरगोश, खरगोश को खाया शेर, शेर मरा तो शेर को सड़ा गलाकर कौन बना दिया? मिट्टी बना दिया, बैक्टीरिया। और मिट्टी से फिर ऊर्जा किसे मिला? पेड़ पौधे को। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक ही दिशा में चल रहा है, ये एक ही दिशा में ऊर्जा का फ्लो हो रहा है, यानी ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा की ओर हो रहा है। और यही दिशा घूमकर एक चक्रीय निर्माण कर रहा है, यानी पोषण जो है वो चक्रीय स्तर पर है। लेकिन वो प्रवाह जो हो रहा है, दिशा का जो प्रवाह हो रहा है वो कैसे हो रहा है? तो आप कहेंगे कि दिशा, ऊर्जा का जो प्रवाह हो रहा है वो मेरे बच्चे एक दिशा में हो रहा है। कौन सी दिशा में हो रही है? एक दिशा में हो रही है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बात समझे? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? कोष्ठक का अर्थ होता है चेम्बर। कोष्ठक का अर्थ होता है चेम्बर, कि हमारे मानव का जो हृदय, यानी कि जो हम लोगों का हार्ट है, वो हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, क्या होता है? देखिए, अब अच्छे ढंग से आप समझिएगा, ठीक है? यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनेंगे और 100% बनेगा। हम एक रफ हमने ऐसा बनाया हार्ट, इस हार्ट में हम हार्ट का हमने 4 भाग किया, यही 4 भाग हमारा चेम्बर कहलाता है। यही 4 हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे कि चेम्बर कहलाता है। और ये चेम्बर जो होता है, इस हार्ट को भी 4 भागों में बाँटा गया। तो ऊपर वाले को कहते हैं, इसको हम कहते हैं दायाँ
आलिंद, दायां आलिंद, और इसे कहते हैं बायां आलिंद, बायां आलिंद कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी तरीका से नीचे वाला जो एरिया होता है हार्ट का, उसे हम कहते हैं दायां के नीचे, अब लिखेंगे दायां, और इसको हम कहते हैं नीलय, इसको क्या कहते हैं? नीलय कहते हैं। और इसी तरीका से ये हमारा बायां नीलय होता है, बायां नीलय होता है। यानी कि हमारे हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। एक होता है दायां आलिंद, बायां आलिंद, 2 कोष्ठक हो गया, और नीचे में भी 2 कोष्ठक दायां नीलय और बायां नीलय होता है। इतनी बात समझ में आया? अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि फेफड़ा से ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को लेता है, और ऑक्सीजन लेकर कहाँ पहुंचता है? तो हार्ट में पहुंचता है। तो ध्यान रखिएगा कि हार्ट से प्रवेश करता है कहाँ पर? तो बायां आलिंद में, यानी शुद्ध, यानी आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन रहित वायु वो कहाँ पर होता है? यानी कि ऑक्सीजन किस में, यानी ब्लड शुद्ध जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो आप कहेंगे शुद्ध ब्लड इंटर करता है बायां आलिंद में, और CO2 के माध्यम से ये कहाँ पर चला जाता है? तो आप कहेंगे कि CO2, यानी ब्लड में, ब्लड जो होता है वो अशुद्ध है, अशुद्ध ब्लड जो होता है, अशुद्ध जो रक्त होता है और शुद्ध जो रक्त होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि शुद्ध रक्त फेफड़ा से बायां आलिंद में प्रवेश करता है, और अशुद्ध रक्त दायां नीलय से फेफड़ा में जाता है, दायां नीलय से फेफड़ा में जाता है। इस डक्ट को हम बोलते हैं, इसको हम लोग जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसे हम फुफ्फुस सीरा के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? फुफ्फुस सीरा के नाम से जानते हैं। यानी कभी भी आपसे पूछा जाए कि शुद्ध रक्त, फेफड़ा से शुद्ध रक्त हृदय में प्रवेश करता है किस नली के द्वारा? तो आप कहेंगे फुफ्फुस सीरा के द्वारा। और हृदय से अशुद्ध रक्त फेफड़ा में जाता है किसके द्वारा? तो आप कहेंगे कि इसका नाम है फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी। इसको हम क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और शुद्ध रक्त का प्रवाह फुफ्फुस से सीरा में होता है। इस बात को मेरे बच्चे अच्छे ढंग से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 1 2 3 4, और ये हमारा सही आंसर रहा, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। बात क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे सब अधिक समानता है? यानी कि अगर विकासीय दृष्टिकोण से देखा जाए, यानी हम लोगों ने जो डेवलप किया है, एक आदि मानव, एक छोटे-छोटे जीव से हम लोगों का एक इतना बड़ा शरीर हो गया, तो हम लोगों के एकदम करीबी कौन है? चिंपैंजी है, मकड़ी है, या ओरंगउटान है, या जीवाणु है? तो हमें लगता है कि इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। चिंपैंजी हमारा सबसे करीबी है, यानी हमारा रिलेटिव चिंपैंजी, चिंपैंजी हमसे ज्यादा समानता रखता है। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने में निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया होता है? अपघटन का, किण्वन का, उत्सर्जन का, प्रकाश संश्लेषण का? दूध से दही बनने में निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटन अभिक्रिया होती है, किण्वन वाली अभिक्रिया, या उत्सर्जन वाली, या प्रकाश संश्लेषण? आप किसके साथ उत्तर लगाएंगे? देखिए, अपघटन का अर्थ होता है टूट फूट होना, अपघटन का अर्थ है टूट फूट होना। उत्सर्जन का अर्थ होता है कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना, यह उत्सर्जन करता है। और प्रकाश संश्लेषण की बात की जाए तो प्रकाश संश्लेषण आप ध्यान रखेंगे कि ये पेड़ पौधे करते हैं, पेड़
पौधे करते हैं। हालांकि एक बैक्टीरिया भी है, एक जीव भी है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, जिसको हम नील हरित शैवाल कहते हैं। नील हरित शैवाल। ध्यान रखिएगा कि ये नील हरित शैवाल में अंत में शैवाल लगा हुआ है, बट ये शैवाल नहीं है, ये कवक है। ये एक प्रकार का क्या है? कवक है। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, कवक नहीं, जीवाणु है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तालाब वगैरह में मिलते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि दूध से दही बनने की क्रिया किण्वन कहलाती है। दूध से जो दही बनती है वो किस अभिक्रिया के द्वारा? किण्वन अभिक्रिया के द्वारा। इसमें होता क्या है कि दूध का जो शर्करा होता है उसको तोड़ दिए जाते हैं वायु के अनुपस्थिति में, यानी उसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है और इसके शर्करा को तोड़ने कर दही बना दिया जाता है, और यही क्रिया हमारी कहलाती है किण्वन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? किण्वन अभिक्रिया कहलाती है। तो दूध से दही बनने का जो क्रिया है, अभिक्रिया है, वो किण्वन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है। आयनों का आदान प्रदान हुआ तो क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाया, द्विविस्थापन कहलाया, संयोजन कहलाया और क्षेपण कहलाया। क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कि आयनों का आदान प्रदान वो द्विविस्थापन वाली क्रिया में होती है। जब द्विविस्थापन की अभिक्रिया होती है तो इसमें एक यौगिक दूसरे यौगिक के जो होते हैं आयन, उनके साथ अभिक्रिया करके नए कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होते रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण संतुलित नहीं है? यानी संतुलित समीकरण नहीं है, ये आपको पता करना है। आप देख पा रहे हैं ये 4 ऑप्शन है कि कौन सी समीकरण जो है वो संतुलित नहीं है। देखिए, संतुलित समीकरण का अर्थ क्या है कि संतुलित समीकरण का अर्थ है कि द्रव्यमान संरक्षण। और द्रव्यमान संरक्षण का अर्थ हुआ कि जितना, अब जरा सोचिए कि अगर आप 1 केजी आटा लेंगे तो रोटी का भी वेट 1 केजी ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 केजी का आटा 2 केजी का रोटी बना दें, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी कि जितनी मात्रा लिया जाएगा उतना ही मात्रा हमारा प्रोडक्ट में तैयार होगा। तो कह रहा है कि संतुलित नहीं है, तो कौन सा? आपको मिलाना है कि किसमें द्रव्यमान की संख्या अधिक है, या आप परमाणु की संख्या भी मिला सकते हैं। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन 2 दूना 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ये हमारा समीकरण संतुलित है। इसी तरीका से पोटेशियम 2 है, कैल्शियम 2 है, पोटेशियम 2 है, कैल्शियम भी 2 है, ऑक्सीजन 3 और 3 का डबल होता है 6, तो 3 का डबल 6, ये भी हमारा संतुलित है। आप सिंपल सी ध्यान दीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्लोरीन 2 है, ये भी हमारा संतुलित है। तो अब जो बच गया वही असंतुलित है, यानी संतुलित नहीं है। यहाँ पर देखिए, पी भी 1 है तो 1 है, ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो गया, ऑक्सीजन 1 2 3 और 2 5, यहाँ 5 ऑक्सीजन है, इस वजह से ये संतुलित नहीं है। हमें 6 ऑक्सीजन चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान घट जाएगा मेरे बच्चे। बात क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। हमने अभी इसी लेक्चर में बताया पीएच वैल्यू के बारे में स्केल पर। तो उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू 7 होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? प्राकृतिक सूचक का अर्थ होता है जो हमें क्या बता दे? तो जो हमें प्रदूषण के बारे में बता दे, प्रदूषण के बारे में, या प्राकृतिक सूचक के बारे में, जैसे कि अम्ल है या क्षार है। अम्ल और क्षार की पता लगाने के लिए हम क्या कर लेते हैं? तो आप कहेंगे कि अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए हम प्राकृतिक सूचक का इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहा है फिनोप्थलीन है, हल्दी है, मेथिल ऑरेंज है, किसका इस्तेमाल होगा? देखिए, फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज जो है ये हमारा कृत्रिम सूचक है। ये क्या है? कृत्रिम है। मेथिल ऑरेंज भी हमारा कृत्रिम है। लेकिन आपने हल्दी देखा होगा, हल्दी हमारा एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है।
और इसके बारे में हमने एसिड एंड बेस वाले टॉपिक में अच्छे ढंग से कंप्लीट किया है। हमारी बातों को समझिएगा मेरे बच्चे। हल्दी में, जैसे हल्दी में अगर आप अम्ल डालते हैं, हल्दी में अगर आप अम्ल डालते हैं तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रंग परिवर्तन नहीं होता, रंग परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब हम हल्दी में क्षार डालते हैं, हल्दी में क्षार डालते हैं तो इसका रंग बदल जाता है और रंग हो जाता है लाल भूरा, लाल भूरा कलर का होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब कैसे आपको याद रखना है इस बात को भी समझिए। देखिए, आप दाल में हल्दी डलती है, बिल्कुल डलती है, तो दाल में आप नींबू निचोड़ कर खाते होंगे, दाल में आप नींबू निचोड़ कर खाते हैं और नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। तो क्या दाल का रंग बदलता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। थोड़ा सा लॉजिकल होकर आप सोचेंगे कि दाल में जब हम नींबू निचोड़ते हैं तो दाल का रंग नहीं बदलता, इसका मतलब है कि एसिड डालने पर हल्दी का रंग नहीं बदलने वाला। लेकिन जब आपको चोट लग जाती है या आपके कहीं पर फ्रैक्चर वाले गले जैसे हो जाते हैं या सूजन हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, हल्दी और चूना का लेप चढ़ाते हैं। तो हल्दी में आप चूना डालते हैं और चूना होता है क्षारीय माध्यम का, चूना होता है क्षारीय माध्यम का। तो जैसे ही चूना डालते हैं हल्दी में तो चूने का रंग, हल्दी का रंग बदल जाता है और कैसा हो जाता है, तो आप कहेंगे कि लाल भूरा हो जाता है। तो इस तरीका से आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। आपके लिए होमवर्क रहेगा कि फिनोप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज का आप बताएंगे कि अम्ल डालने पर फिनोप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज का कैसा रंग हो जाएगा और क्षार डालने पर कैसा रंग होगा। आपको ये होमवर्क दिया गया है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर को टाइप कर देंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया सोडा, जिसे हम वाशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं कि वाशिंग सोडा। अब देखिए, धोबिया सोडा कहिए, वाशिंग सोडा कहिए, तो Na2CO3 10H2O, इसका क्या नाम होता है, Na2CO3 10H2O। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, ये इसका पूरा नाम है धोबिया सोडा का। तो कभी भी आपसे धोबिया सोडा का इस तरीका से भी पूछा जा सकता है और सीधे सीधे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी लिखा हुआ आ सकता है। तो आप पैनिक बिल्कुल ना होंगे, अच्छे ढंग से क्वेश्चन को समझकर उत्तर लगाना है, क्योंकि आप हमारे प्रिय छात्र हैं, तो आप अच्छे ढंग से ही उत्तर लगाएंगे। आपको जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि वीडियो से सारा का सारा क्वेश्चन आपका रिलेट कर गया, तो आप देखिएंगे। चल अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय का अर्थ होता है अलग, विजातीय का अर्थ होता है अलग, कि अलग यौगिक कौन सा है? खड़िया है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कौन सा होगा? खड़िया होगा, चूना पत्थर होगा, या संगमरमर होगा, या प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा? तो देखिए, संगमरमर, चूना पत्थर और हमारा खड़िया, ये तीनों जो है कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। लेकिन यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कार्बन का बना हुआ नहीं होता है। और हमने कितनी बार बताया है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के रासायनिक सूत्र। नहीं पता तो इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, आपको हमने बताया है हर लेक्चर में, तो इस लेक्चर में हम आपको इसके बारे में नहीं बताएंगे। समझे? आप कमेंट में अवश्य इसका उत्तर टाइप करेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? लोहा होता है, सोना होता है, चांदी होता है, हीरा होता है? तो ये प्रश्न आज का सबसे आसान रहा, हीरा। आज का सबसे आसान प्रश्न कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? हीरा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? देखिए, लाल को नीला करना है और नीला को लाल, बस यही बात आप समझिएगा। लाल को नीला करना है और नीला को लाल करना है। इस बात को अब आप अच्छे ढंग से समझेंगे। देखिए,
अगर आप किसी के चेहरे पर अगर आप एसिड डाल देते हैं, अम्ल डाल देते हैं, तो वो क्या होगा, गुस्सा से लाल हो जाएगा। तो याद करने का तरीका कि गुस्से से लाल हो गया किसकी वजह से, अम्ल डालने से, एसिड डालने से। इसका मतलब है कि नीला को अगर लाल बनाना है तो अम्ल हम डालेंगे, और अगर हमें एक चीज याद हो गया तो इसका जस्ट उल्टा है, लाल को नीला करने के लिए क्षार को डालते हैं। किसको डालते हैं, क्षार का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्षार का पता करना है। और अम्ल की पहचान होती है H+ आयन, और क्षार की पहचान होती है OH- आयन। तो अब आप उत्तर अच्छे ढंग से सोच लिए होंगे कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए, अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस दो प्रकार के लेंस होते हैं। लेंस जो होता है वो कितने प्रकार के, तो आप कहेंगे कि दो तरह का, एक होता है अपसारी, एक होता है अपसारी, और एक होता है अभिसारी, एक होता है अभिसारी। देखिए, अपसारी का अर्थ क्या होता है कि एक जगह से बाहर निकल जाना, एक बिंदु से बाहर निकलना, यानी छितर जाना, बिखर जाना, अपसारी कहलाता है। बिखरना अपसारी, और एक पास मिलना, एक पास मिलना, वो क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे कि एक पास मिल जाना अभिसारी कहलाता है। यानी कि ये किरण आ रहा है, यहाँ पर मिल जा रहा है, ये किरण आया यहीं मिल गया, ये भी किरण आया यहीं मिल गया, यानी ये सारी किरण एक जगह एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं कि अभिसारी है। तो देखिए, दर्पण का उल्टा होता है आपका लेंस, दर्पण का उल्टा लेंस होता है, दर्पण का उल्टा क्या होता है, लेंस। दर्पण में ध्यान रखिएगा कि जो अवतल होता है वो आपका अभिसारी होते हैं, अभिसारी, और जो आपका उत्तल होता है वो अपसारी होता है। ये दर्पण की हमने बात किया, और इसी का उल्टा होता है आपका लेंस में, इसी का उल्टा होता है लेंस में। यानी अवतल अभिसारी है तो अब अवतल अपसारी हो जाएगा। इसका मतलब है कि उत्तल हमारा क्या होगा, अभिसारी। तो उत्तल हमारा अभिसारी होगा। हमसे पूछा गया था अपसारी लेंस, माफ कीजिएगा, हमसे पूछा गया अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस अब हमारा क्या होगा, उत्तल है, तो अब हमारा अवतल हो जाएगा, क्योंकि दर्पण में उत्तल और लेंस में अवतल। तो इसका उत्तर क्या होगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस इसका अपसारी लेंस कहलाता है। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है। हमने प्रिज्म वाले जो टॉपिक समझाया उसमें आपको ये अच्छे खासे ढंग से हमने बताया कि तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा होता है, विचलन किसका ज्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य किसका कम होता है, विचलन किसका कम होता है। देखिए, अगर बात की जाए तो लाल रंग का विचलन कम होता है, विचलन कम, तरंग दैर्ध्य अधिक, और बैंगनी का विचलन अधिक तो तरंग दैर्ध्य कम, तरंग दैर्ध्य कम होता है। तो लाल हमसे तरंग दैर्ध्य पूछा गया था कि अधिकतम किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। याद करने का तरीका है कि कौन सा, पहले रोए, पहले क्या है रोए, उसके बाद जीबी, उसके बाद जीबी, उसके बाद आईबी, उसके बाद आई वी। ये इस तरीका से आपको ध्यान रखना है, रोए जीबी आईबी। आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि जब हमें प्रतिरोध का मान बढ़ाना होगा तो हम प्रतिरोधक जो होगा, जो रजिस्टर जो होगा उसको हम कैसे जोड़ेंगे। कह रहा है कि पार्श्वक्रम, पार्श्वक्रम का अर्थ होता है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, और समांतर का अर्थ हो गया पैरेलल क्रम में, या दोनों में। अब ध्यान रखिएगा, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट चले जाएंगे तो यहाँ पर R नेट हो जाता है। तो यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इस पे प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध है बढ़ता है, प्रतिरोध है बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ते हैं। लेकिन समानांतर क्रम में अगर बात की जाए
तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस चलता जाएगा 1/r नेट। तो यहाँ पर प्रतिरोध जो होगा क्या होगा, प्रतिरोध है घट जाता है, प्रतिरोध घट जाते हैं। बात समझ में आया। तो यहाँ से हमसे पूछा गया था कि प्रतिरोध का मान बढ़ाना है, प्रतिरोध का मान बढ़ाना है, और मान अगर बढ़ाना है तो हमें जोड़ना होगा पार्श्व क्रम में। कैसे जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में हमें जोड़ने होंगे। आगे बढ़ जाए। तो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? वोल्टमीटर में, एमीटर में, विद्युत सेल में, कुंडली में, किसमें नहीं होता है? ये तो सबसे आसान प्रश्न है, कुंडली में। किसमें? कुंडली में। कुंडली यानी तार में। तार में कहीं भी आप देखे होंगे कि किसी भी कुंडली में, चाहे आप नाइक्रोम वाली कुंडली ले लीजिए या किसी वायर को ले लीजिए, उसमें कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन नहीं किया रहता। उसकी पहचान के लिए लाल कलर को सिंबल हम देते हैं कि लाल कलर से हमेशा इसमें गर्म तार को हम डिनोट करेंगे। जो हमारा ब्लैक होता है, ब्लैक को हम यहाँ दिखाएं कैसे, समस्या ये है। तो आप समझिए कि ब्लैक कलर को हम दिखाते हैं कि अर्थ है यानी नेगेटिव वायर है, और इसी तरीका से ग्रीन को हम दिखा देते हैं कि ये हमारा बॉडी अर्थ होता है। तो इस तरीका से चिन्ह, तो चिन्ह हमारा कुंडली में नहीं होता, बाकी इन सारे में होते हैं। तो आज का ये 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इन 25 क्वेश्चन से कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा, और सीखने को अवश्य आपने अगर आपको मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और लाइक का भी बटन दबा देंगे, ताकि हमें ऐसे इससे मोटिवेशन मिलता रहे, और आपके लिए नए नए प्रश्न, संभावित प्रश्न हम ढूंढ ढूंढ कर लाएं, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो और आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। यही हमारा प्रथम लक्ष्य होगा। तो आपको नंबर दिलाने के लिए लक्ष्य के प्रति हम भाग रहे हैं, तो आप भी लक्ष्य के पीछे भागिए। जितने सारे आपको कंसेप्ट सिखलाए जाते हैं, जितने सारे आपको थ्योरी बताए जाते हैं, क्वेश्चन बताए जाए, जो भी आपको नहीं आता उसको नोट करिए और बातों को अच्छे ढंग से सुनिएगा, ताकि आपको अच्छे ढंग से, क्योंकि यही चीज़ आपको क्लास में अप्लाई करना होगा, क्योंकि आपको ध्यान तुरंत आ जाएगा कि सर ने ऐसा बताया है और ऐसा बताया है तो ऐसा उत्तर होगा, और आप ईजी से आप आंसर को छांट सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।